जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम क्लास 6 के विज्ञान को पढ़ेंगे। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ 9 में है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। तो हमने पिछले भाग में जो हमारे चारों ओर परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी जाना था। साथ ही हमने बहुत सारे क्रियाकलापों के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उसको किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है उसके बारे में भी जाना था। तो हमने ये भी जाना था कि जो परिवर्तन होते हैं उसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला जो है वो उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में हम पहले ही जान चुके थे। तो आज हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं उसको उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में बांटने का कोशिश करेंगे। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। परिवर्तन के कारक। आपने दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों को वर्गीकृत करने का प्रयास कीजिए। तो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। तो उन परिवर्तनों को हम करके देखेंगे और उसको अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करेंगे। तो जैसे यहाँ सारणी में दिया गया है परिवर्तन, चावल के गाढ़े घोल से इडली बनाना। तो इडली सभी के घरों में बनता होगा। तो इसमें क्या किया जाता है, चावल और दाल को भिंगाया जाता है और फिर उसको पीसकर चावल का एक गाढ़ा घोल बना लिया जाता है और फिर उससे इडली तैयार किया जाता है। तो हमारा जो इडली है वो चावल के घोल से तो बन गया, लेकिन फिर हम इडली से क्या चावल का गाढ़ा घोल प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो ये किस तरह का परिवर्तन हुआ? इसमें हम पहली स्थिति में वापस नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कागज के नाव का बनना। तो जो कागज का नाव बनाते हैं, कागज को मोड़ते हैं फिर नाव बनता है। फिर जब हम नाव को खोल देंगे तो हमको पुनः क्या हो जाएगा? कागज प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें पहली स्थिति में हम वापस आ पा रहे हैं। जो पहली अवस्था है कागज की वो हमें प्राप्त हो जा रही है। तो ये हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय परिवर्तन में टिक करेंगे। इसके बाद गीले कपड़े को सुखाना। तो जब कपड़ा गीला होता है तो उसको सुखाते हैं तो वो क्या होता है? सूख जाता है। यदि उसको फिर से भीगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से कपड़ा गीला हो जाएगा। मतलब उसका पहला स्थिति फिर से हम वापस ला सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये जो परिवर्तन है ये भी क्या हो गया? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसके बाद लकड़ी को जलाना। तो जब लकड़ी का कोई टुकड़ा लेंगे और उसको जलाएंगे तो क्या हो जाएगा? राख में बदल जाएगा। और उस राख से क्या हम फिर से लकड़ी बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। तो ये किस तरह का परिवर्तन हुआ? इसमें हम पहला जो स्थिति है लकड़ी का, उस स्थिति में वापस नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके बाद है दूध से पनीर का बनना। तो दूध से पनीर बनते आपने देखा होगा। तो दूध से जब पनीर बन जाता है तो पनीर से फिर क्या दूध बनाया जा सकता है? नहीं बन सकता है। पनीर से फिर दूध नहीं बन सकता। तो ये क्या हो गया? जो परिवर्तन हो रहा है हम वो पहली स्थिति में वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो जो भी हमारे चारों ओर परिवर्तन हो रहा है हम उसको उलट कर देखेंगे। यदि उलटने से वो पहली वाली स्थिति में आ रही है तो क्या हो जा रहा है? वो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और यदि पहली स्थिति में वो वापस नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो इस तरह से हम जब भी किसी परिवर्तन को उल्टेंगे तो हमको वर्गीकृत करने में बहुत आसानी होगी। तो इसके बाद अनाज पीसकर आटा बनाना। तो अनाज को जब हम पीसते हैं तो वो आटे में बदल जाता है। फिर क्या हम आटे से अनाज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये हो गया अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अब गाय के गोबर से बायोगैस तैयार करना। तो गाय के गोबर से जब बायोगैस तैयार होता है तो एक गैस तैयार होता है। गोबर को डाला जाता है टंकी में, फिर उससे गैस तैयार होता है। और उस गैस से क्या हम फिर से गोबर प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके बाद है गीले कपड़े को सुखाना। ये पहले ही हम जान चुके थे, यहाँ पे डबल कर दिया गया प्रिंट। तो ये हम जानते हैं। इसके बाद है कच्चे अंडे को उबालना। तो जब हम कच्चे अंडे को उबालेंगे तो फिर इसको भी उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? कच्चे अंडे को जब उबालते हैं तो वो कड़ा हो जाता है। फिर उस पके हुए उबले हुए अंडे से फिर कच्चा अंडा प्राप्त कर सकते हैं?
नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? ये भी हो गया अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि क्या ये परिवर्तन स्वयं हो रहे हैं या फिर किन्हीं कारणों से परिवर्तित हो रहे हैं। तो आइए अब कुछ और परिवर्तनों को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन को देखे, जैसे जो चावल से क्या इडली का तैयार होना, कपड़े का सूखना। तो इसमें कुछ परिवर्तन क्या हो रहा है, जब कपड़े सूख रहे हैं तो वो उसका जो पानी है वो वाष्पित होकर चला जा रहा है, तो ये अपने आप हो रहा है। इडली का जो निर्माण हो रहा है इडली का, तो उसमें क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो परिवर्तन होते हैं कुछ तो स्वयं होते हैं और कुछ में जो परिवर्तन होते हैं वो किसी कारणों से होते हैं। तो अब यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, उसको हम जानते हैं। तो क्रियाकलाप 7 को देखते हैं। अपने घर के आसपास लोहार की दुकान में जाइए और लकड़ी के हत्थे को औजार में लगाते हुए देखिए। तो आप देखेंगे तो जो औजार होता है जिसमें लकड़ी का हत्था लगा रहता है, तो वो किस तरह से लगा रहा है लोहार, उसको आप देखने का कोशिश कीजिए। यदि आपके आसपास कहीं लोहार है तो वहां जाकर देखिए कि किस तरह से वो उसमें लकड़ी को फिट कर रहा है। तो लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्राय गरम किए जाते हैं। क्यों गरम किए जाते हैं? ताकि वो उस लकड़ी के हत्थे पर आ जाए। तो क्या होता है, औजार जो होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं, लोहे के बने होते हैं। तो आपने लोहार के पास देखा है कि प्रत्येक औजार में एक बलय होता है जो हत्थे से छोटा होता है। एक बलय होता है जिसको हत्थे से लगाना पड़ता है। तो हत्थे लगाते समय बलय को गर्म किया जाता है। तो जो लोहे का बलय होता है उसको गर्म किया जाता है, जिससे उसका आकार जो है वो फैल जाता है और उस बलय में आसानी से हत्था समा जाता है। और जब वो ठंडा होता है और सिकुड़ जाता है और सिकुड़ने के बाद वो हत्था में कस जाता है। तो इस तरह से हम कुल्हाड़ी को देख सकते हैं, या फिर काटने के लिए कुछ जो अस्त्र होते हैं तो उसमें भी क्या होता है, देखेंगे औजार में कि लकड़ी का हत्था लगा हुआ। तो इसमें क्या करते हैं, लोहे को गर्म किया जाता है, फिर उसमें लकड़ी के हत्थे को लगाया जाता है और फिर जब वो ठंड होता है तो वो लकड़ी के हत्थे में कस जाता है। और इसी प्रकार आपने बैलगाड़ी के लकड़ी के जो पहिए होते हैं उस पर लोहे का रिम कसते हुए भी देखा होगा। लोहे का रिम पहिए के घेरे से छोटा बनाया जाता है। तो जो पहिए का घेरा होता है उससे जो रिम का आकार होता है वो छोटा बनाया जाता है और गर्म करने पर रिम फैलकर पहिए पर चढ़ जाता है। तो जब जो रिम होता है उसको गर्म किया जाता है तो वो फैल जाता है और वो आसानी से जो पहिया होता है उसके ऊपर चढ़ जाता है। और उसके बाद उसके ऊपर पानी डाला जाता है, ठंडा पानी डाला जाता है। ठंडा पानी क्यों डाला जाता है? ताकि वो जो लोहा है वो ठंडा हो जाए, जो रिम है वो ठंडा हो जाए और यह ठंडा होकर पहिए के ऊपर कस जाता है। तो देखिए यहाँ धातु रिम जड़ित पहिए को दिखाया गया है। जो लकड़ी का पहिया होता है उसके ऊपर जो धातु का रिम लगा रहता है, तो रिम को पहले गर्म किया जाता है जिससे वो फैल जाता है और उसका आकार थोड़ा छोटा बनाया जाता है ताकि जब वो गर्म किया जाए तो वो फैलेगा। तो उसको लकड़ी के पहिए के ऊपर लगा दिया जाएगा और जैसे ही वो ठंडा होगा तो वो पहिए से कस के जकड़ लेगा। क्योंकि यदि छोटा नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़ा बड़ा रह जाएगा जिससे वो ढीला हो जाएगा, लेकिन छोटा बनाने से क्या होगा, वो कस लेगा पहिए को। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोहे का जो गुण है उसमें उसको ध्यान में रखकर परिवर्तनों को अपने अनुकूल बना ले रहे हैं। तो जल के इस परिवर्तन पर भी गौर कीजिए। तो जब आप किसी बर्तन में पानी डालकर गर्म करते हैं तो जल में क्या परिवर्तन होता है, जब हम किसी बर्तन में पानी डालते हैं और उसको गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद गर्म होकर पानी वाष्प में बदल जाता है। और जो वाष्प, या फिर आप देखे होंगे जब चावल पकाना होता है तो आपकी माँ एक बर्तन में पानी डालती है और उसको उबालती है, फिर उसमें चावल डालती है, तो आप ऊपर उठते हुए भाप को देखे होंगे। यदि बहुत समय तक पानी उबलता रहेगा तो धीरे धीरे जो पानी है वो कम होता जाएगा। और वो क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो
पानी है वो भाप में बदल जाएगा, वाष्प में बदलकर ऊपर चला जाएगा। यदि जलवाष्प को ठंडा किया जाए तो पुनः जल प्राप्त होगा। तो पानी को गर्म किया गया, वो भाप में बदला, वाष्पीकृत होकर ऊपर चला गया। तो जब वो भाप ऊपर उठ रहा है, उसको यदि हम ठंडा करेंगे तो फिर से हमको पानी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो जल में गर्म करने के बाद जो परिवर्तन हुआ, तो क्या हुआ, हमको पहली स्थिति जो है जल की वो प्राप्त हो गई। जब हम भाप को ठंडा कर रहे हैं तो हमको जल प्राप्त हो जा रहा है। तो ये किस तरह का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो अब हम देखते हैं मोमबत्ती के परिवर्तन को और एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे समझते हैं। तो क्रियाकलाप 8 को करते हैं। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई को मापिए। तो एक छोटा सा मोमबत्ती लेंगे और उसको लंबाई को हम माप लेंगे। अब उस मोमबत्ती को जलाएंगे और कुछ देर तक जलने के बाद उसे नाप कर देखेंगे कि मोमबत्ती का जो आकार है उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो आपने मोमबत्ती की लंबाई में क्या परिवर्तन देखा? तो आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती का आकार है, लंबाई है, वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है, क्योंकि मोमबत्ती जल रही है और मोम पिघलकर चल जा रहा है। तो देखिए हम मोमबत्ती का जलना, देखिए पहले इसका जो लंबाई था वो अधिक दिख रहा है, लेकिन जलने के बाद इसका जो लंबाई है वो कम हो जा रहा है। तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो अब देखिए कि क्या मोमबत्ती का गलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है? तो मोमबत्ती से क्या बन रहा है? जो मोम पिघलकर तैयार हो जा रहा है, मोम पिघल जा रहा है, फिर उस पिघले हुए मोम से हम फिर मोमबत्ती बना सकते हैं, लेकिन उसका कुछ मोम क्या है, जलकर भी समाप्त हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक बर्तन लेंगे और बर्तन में थोड़ा मोम रखकर गर्म करेंगे। बर्तन में क्या लेंगे? मोम लेंगे और उसको गर्म करेंगे। जैसे चित्र में दिख रहा है, मोम को गर्म करना। तो मोम जो है वो पिघल जाता है। तो क्या पिघले हुए मोम से पुनः मोम प्राप्त किया जा सकता है? तो जब मोमबत्ती का जो मोम है उसको लेंगे, उसको गर्म करेंगे तो वो पिघल जाएगा। फिर जब उसको हम ठंडा करेंगे तो वो पुनः मोम में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है? उत्क्रमणीय परिवर्तन हो रहा है। तो आपने दूध से दही बनते हुए देखा होगा। तो दूध से दही बनते हुए देखा होगा कि दूध में कुछ थोड़ी मात्रा में दही मिला दिया जाता है तो वो फिर से दही बन जाता है, दूध दही में बदल जाता है। तो गुनगुने दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है और कुछ घंटे रखने के बाद दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या यह जो परिवर्तन हो रहा है यह उत्क्रमणीय परिवर्तन हुआ? तो क्या हो रहा है कि हम दूध से दही बना रहे हैं, फिर हम क्या दही से दूध बना सकते हैं? तो हम क्या जानते हैं कि जब हम पहली स्थिति में वापस आ सकते हैं तो वही हो गया उत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन हम दूध से दही तो बना ले रहे हैं, लेकिन दही से फिर दूध में वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। हड्डी के टूटने पर उसे जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो यदि किसी का आपने देखा होगा कि पैर या हाथों में कोई हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके ऊपर एक प्लास्टर चढ़ा देते हैं। तो ये जो प्लास्टर होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। तो ये पाउडर होता है, पाउडर में पानी डाला जाता है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो गीला रूप में तैयार हो जाता है और इसको क्या किया जाता है, परत जो होता है, इसका जो परत है वो जहां पर हड्डी टूटी है उस जगह पर चढ़ा दिया जाता है और सूखने पर ये कठोर हो जाता है। लेकिन ये तो पहले पाउडर था, इसको गीला किया गया, फिर आपके पैरों के ऊपर जहां हड्डी टूटी है उस जगह पर परत चढ़ाया गया, ये कठोर हो गया। लेकिन उस कठोर पदार्थ से फिर से क्या आप वही पाउडर प्राप्त कर सकते हैं? तो उस स्थिति में आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो और एक सवाल यहाँ पूछा गया है, इस पर ध्यान देंगे कि एक कागज का टुकड़ा लीजिए, उसे माचिस से जलाइए, कागज जलकर राख तथा धुआं उत्पन्न करता है। तो क्या कागज के राख से पुनः कागज प्राप्त किया जा सकता है? तो यह किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? तो कागज को जब जलाएंगे तो क्या होगा? राख बन जाएगा, उससे धुआं निकलेगा। तो राख से फिर से हम कागज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी है। तो इस तरह आपने जाना कि पदार्थों को गर्म करके, बल लगाकर या किसी वस्तु के साथ मिश्रित कर उसमें परिवर्तन
लाया जा सकता है। तो आप अगली कक्षाओं में परिवर्तन करने की विधियों तथा परिवर्तन को वर्गीकृत करने के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ और भी एक प्रश्न किया गया है, तो इसका उत्तर आपको स्वयं देना है। मैं एक दो बता देती हूँ, उसके बाकी आपको देना है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, इसका उत्तर आप कमेंट में देंगे। तो बादलों का बनना कौन सा परिवर्तन है? पानी से बादल बनते हैं, फिर बादल से पानी बनता है, तो कौन सा हुआ? उत्क्रमित परिवर्तन। तो हर परिवर्तन को आप उलट कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा परिवर्तन। जैसे जंगल में आग लगना, तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ? लकड़ी जल गया जंगल का, तो वो राख बन गया, फिर राख से लकड़ी फिर से जंगल तैयार हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो इस तरह के और 3 प्रश्न है, इसका आप उत्तर कमेंट में देंगे। तो हमने क्या सीखा इसमें? तो हमारे आसपास की वस्तुएं लगातार बदलती रहती है, ये हमने जाना। साथ ही हमने ये जाना कि पदार्थों के रूप, रंग, आकार एवं माप में परिवर्तन होता है और पदार्थ को गर्म करके, दाब लगाकर या अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ परिवर्तन पदार्थों से वापस उसी पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसको जब हम उलट देंगे तो वापस वही पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। और जिस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, मतलब उसको फिर से पहला वाला पदार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।